morning, students. Now we come to the second series of the business planning lectures. So, as we were discussing, टेक्निकल ऑपरेशनल एनालिसिस ये ज़रूरी है ये देखने के लिए कि जो प्रपोज्ड बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका सजेशन दिया जा रहा है उसमें टेक्निकल या ऑपरेशनल फीजिबिलिटी इतनी है या नहीं है कि वो अपने ऑपरेशंस नॉर्मली रन कर सके, क्योंकि ऑपरेशंस बहुत नेसेसरी हैं किसी भी बिजनेस के रन करने के लिए, एंड ऑपरेशंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फीजिबिलिटी में, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकली ऑपरेशनली फीजेबल नहीं होती है. फॉर एग्जांपल सम क्वेश्चंस जिन्हें कि आंसर करना ज़रूरी है वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल नीड्स क्या है प्रपोज्ड बिजनेस की. व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल नीड्स, उसे किस किस चीज़ की स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट, टैलेंटेड मैन पावर एंड इक्विपमेंट के अलावा मटेरियल, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. एंड ऑब्वियसली मे बी टू सम एक्सटेंट अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या वेदर जो कि ज़रूरी है उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन के रनिंग के लिए. उसके अलावा किस तरह के इक्विपमेंट्स इस प्रपोज्ड बिजनेस को चाहिए, और ये जो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट है ये कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, कहाँ से कौन से सप्लायर से हम इसे ऑब्टेन करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे विदेश से या फिर इंडिया में ही कोई या अपने कंट्री में ही कोई इसे सप्लाई कर देगा. दैट ऑल्सो वी हैव टू चेक. एंड देन ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर कहाँ से ऑब्टेन करेंगे हम. क्या रॉ मटेरियल के मल्टीपल सोर्सेज हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रॉ मटेरियल के सोर्सेज ही नहीं रहे. इन द फ्यूचर कुछ बिजनेसेस जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही थी वो क्लोज ऑफ कर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी रिलायबल सोर्सेज एटलीस्ट 2 और 3. और ये इक्विपमेंट के साथ टेक्नोलॉजी क्या होगी इसका भी आंसर देना ज़रूरी है. तो टेक्निकली ऑपरेशनल एनालिसिस इन पैरामीटर्स पर डेटा कलेक्ट करता है कि मटेरियल अवेलेबिलिटी है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एमआरपी विच इज़ अ टेक्निक कि आपको कब कब उसे ऑर्डर करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप कितना स्टॉक रखेंगे, दैट दोज क्वेश्चंस. देन ऑफ कोर्स प्लांट लोकेशन विच इज़ कि आपका प्लांट होगा कहाँ इन ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन. प्लांट कैपेसिटी, स्टार्टिंग के साथ आप कितनी कैपेसिटी रखेंगे और भविष्य में कितनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर पाएंगे. देन ऑब्वियसली मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एंड द लास्ट इज लेआउट. अब लोकेशन और लेआउट एक जैसे लग सकते हैं बट इनमें फ़र्क है. बेसिकली प्लांट लोकेशन इज आपका एड्रेस, आपका फिजिकल एड्रेस कि आपका प्लांट किस जगह है, वो किस सिटी में है. क्या वो अजमेर में है, क्या वो किशनगढ़ में है, क्या वो जयपुर में है. दैट इज़ योर लोकेशन. तो लोकेशन इज़ समथिंग ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस जब आपको रॉ मटेरियल के करीब रहना ज़रूरी है या फिर हाईवेज के करीब रहना ज़रूरी है, सो दैट रॉ मटेरियल्स कैन बी सप्लाइड ईजीली. And layout is your internal structure of objects, elements and important things जो कि एक बिजनेस में होती हैं. जैसे कि आपके ऑफिसेज किस डायरेक्शन में होंगे, प्लांट के अंदर ही अंदर. आपकी फैक्ट्रीज किस डायरेक्शन में होगी, कोई वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट है वो कहाँ होगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेटअप है वो कहाँ होगा, जनरेटर वगैरह. उसके अलावा विजिटर्स लॉबी, लॉन्च एंड अदर एलिमेंट्स जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी है. और कोई बड़ी मशीन हो तो वो फैक्ट्री में कहाँ होगी, ये सब लेआउट में आते हैं. एनी हाउ द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फीजिबिलिटी. आफ्टर टेक्निकल फीजिबिलिटी ये देखा जाता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियली फीजिबल है या नहीं है. सो इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं. द फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. सो फीजिबिलिटी में ही आप जो प्रपोज्ड लैंड है उसकी कॉस्ट और उसके ऊपर बिल्डिंग जो कि आप क्रिएट करने वाले हैं
उसकी कॉस्ट, ये सब एस्टिमेट की जाती हैं और उसी अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है कि ये इन्हें लीज पर लिया जाएगा या फिर इन्हें खरीदा जाएगा। दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। देन देयर इज कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, जो आपके ऑपरेशंस में काम आने वाली मशीनरी है उसकी क्या कॉस्ट होगी, ये फाइनेंशियल फीजिबिलिटी में एड्रेस करना ज़रूरी है। देन देर इज़ अ प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेशन, जो कि की जाती है। कॉस्ट, ये सब तो इन्वेस्टमेंट्स हैं बेसिकली। कॉस्ट, ये कॉस्ट भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, बट नाउ यू आर ओनली ऑन द कॉस्ट एस्टिमेशन कि कॉस्ट किस तरह की आएंगी जबकि आप मार्केट सर्वे कंडक्ट करेंगे, फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, और ये रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द मशीन और उसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कुल मिलाकर छोटे और बड़े हर तरह के खर्चे जो कि स्टार्टिंग में यू कैन से रिक्वायर्ड हैं या इम्पोर्टेंट हैं, उस सब की कॉस्ट एस्टिमेशन की जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज वर्ड का मीनिंग है इमरजेंसीज। कोई भी ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आ गई जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन रेडी नहीं थी या हम प्लानिंग नहीं कर पाए, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसकी वजह से आपका खर्चा बढ़ जाए, और ये जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं इनको कवर करने के लिए थोड़ा बहुत संस्था के पास पैसा रहना चाहिए। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आप अपने फिर प्रॉफिट आपका कम आएगा, क्योंकि अनयूज्ड कैपिटल रह जाता है संस्था में इमरजेंसी के लिए। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकता, बट कुछ हद तक ये ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो गया, या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैवी हो गई अगर पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस में इंक्रीज हुआ, या फिर कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसका एक्सपेक्टेशन पहले से नहीं था। देन वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट्स ज़रूरी है किसी बिजनेस के लिए। नोट कीजिएगा कि हर बिजनेस की वर्किंग कैपिटल इक्वल नहीं होती है। यू हैव टू एस्टिमेट इट सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, 1500 लोग से 10,000 लोग एक साथ एक एयरक्राफ्ट पर वर्क करते हैं अलग अलग स्टेजेस में उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, एंड देयर शुड बी कंप्लीट परफेक्शन इन द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ऐसे में पार्ट्स वगैरह जो हैं वो वर्किंग कैपिटल में आते हैं, और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की इट इज एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर ह्यूज। मैं आपको बता दूं, वर्किंग कैपिटल का ऑपोजिट है फिक्स्ड कैपिटल। ये सब चीजें हैं फिक्स्ड कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स में पैसे लग रहे हैं, दोज आर फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज एवरीडे वर्किंग के लिए जो कैपिटल चाहिए, जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मशीन को रन करने के लिए पैसा चाहिए। मान लो आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपने 1.5 लाख का तो रूम ले लिया, कमर्शियल स्पेस, और 50,000 का आपने एक व्हीकल ले लिया बिजनेस रन करने के लिए। तो व्हीकल में पेट्रोल कहाँ से आएगा? रूम के लिए जो ऑपरेशंस हैं, रूम जो उस रूम में जो आप करेंगे, कंप्यूटर, प्रिंट आउट, ये सब कहाँ से आएगा? सो उसके लिए भी पैसा अलग से बचाने की ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। देन देयर इज ऑब्वियसली कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो कॉस्ट्स लगती हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये सब यूटिलिटीज़ हैं जैसे कि पावर, वाटर, फ्यूल, ऑयल चेंज, और इसके अलावा जो यू कैन से जो पैसिव रॉ मटेरियल है जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट में लग नहीं रहा है लेकिन ज़रूरी है उसका प्रोडक्शन में, इन सब की कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एस्टिमेट करना ज़रूरी है। देन देयर आर सेल्स एंड प्रोडक्शन एस्टिमेट्स।
सेल्स भी एक एक्टिविटी है जिसमें कई बार पैसा लगता है, इनफैक्ट हर ओकेजन पे पैसा लगता ही है। आप किसी और से सेल्स करवा रहे हो तो आपको उन्हें मार्जिन देना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में। आपकी अपनी टीम सेल्स का वर्क कर रही है तो ऑब्वियसली जो आपकी सेल्स टीम है उसे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। और प्लांट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन और सेल्स एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं। देन ऑब्वियसली देयर आर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शंस कि प्रॉफिट कितना कर पाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन। नोट कीजिएगा कि यू हैव टू प्लान फॉर अ वेरी हाई प्रॉफिट एस्टिमेट। इट्स नॉट लाइक बहुत ही कम मार्जिन पे चल जाएगी आपकी बिजनेस। नो, डोंट मेक दैट योर ऑब्जेक्टिव। अगर आप 20% का टारगेट लेके चलेंगे तब जाके आप 15% कमा पाएंगे, जो कि बैंक इंटरेस्ट से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। बैंक इंटरेस्ट 6% 7% से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ये सब पैरामीटर्स हैं जो आपको सोचने पड़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शंस में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स एक्सपेंसेस, administrative expenses, that means office and the running expenses, then obviously expected sales, कितनी expected है आपको sales। और ये सब estimations जितना भी हो सके you have to be on the safe side, इसलिए जितना हो सके safe estimates रखने ज़रूरी हैं। safe estimates means जो चीज़ें आपके फ़ायदे की हैं उन्हें कम से कम estimate करो, और जो चीज़ आपके नुकसान की है या लॉस की है या खर्चे की है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एस्टिमेट करो जितना आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है। कीप इट ऑन द हायर एंड लोअर साइड एज पर द रिस्क इन्वॉल्व, ताकि आपके पास एक एक्यूरेट या फिर यू कह सकते हैं प्रैक्टिकल फिगर आए इन सब चीज़ों से जुड़ा। इन सब इंफॉर्मेशन को जब हम टोटल करेंगे तो आपको ये सारे प्रोजेक्शंस मिलेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट, आपकी बिजनेस कितने वक्त में प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर सकती है बनस्पत लॉस में जाने के। स्टार्टिंग में अक्सर हर बिजनेस लॉस में ही जाती है। द सेकेंड पॉइंट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो है दैट मीन्स कैश कितना आएगा कितना जाएगा, कहीं वो नेगेटिव में तो नहीं चले जाएगा। किसी भी स्टेज में वर्किंग कैश बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन ऑब्वियसली अ प्रपोज्ड बैलेंस शीट स्टेटमेंट, एक ऐसी बैलेंस शीट जो कि एक्सपेक्टेड है कि एक साल बाद अपनी ये सिचुएशन हो सकती है। और जब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए देन यू गो ऑन फॉर मल्टी ईयर प्रोजेक्शंस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स ओनली। So this is how we do the entire financial feasibility. फाइनेंशियल feasibility नहीं होगी तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप बिजनेस तो रन कर जाएंगे बट आपको काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, सही वक्त पर मनी नहीं मिले, मनी मिले तो यू वोंट बी एबल टू यूटिलाइज इट वेरी वेल, और हो सकता है आपका प्रॉफिट ही एंड में नहीं आए या रीजनेबल प्रॉफिट नहीं आए। नाउ वी कम टू ड्राइंग फंक्शनल प्लान्स। देखिए फंक्शंस होते हैं हर एक बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, और कुछ लोग प्रोडक्शन को मार्केटिंग के अंडर में मानते हैं बट प्रोडक्शन कई बार अलग विभाग हो जाता है, खास तौर पे जब प्रोडक्शन बहुत ही एक्सपेंडेड यू कैन से एक प्रोसेस हो, एक बहुत बड़ी प्रोसेस हो, तो वहाँ प्रोडक्शन को अलग डिपार्टमेंट मान लिया जाता है। तो इस तरह के प्लान्स बनाए जाते हैं। तो आपके मार्केटिंग प्लान में शामिल होगा कि आप किस तरीके से मार्केटिंग वाइज अपने एग्जिस्टिंग कंपटीटर से बेटर हो सकते हैं। यस, यू हैव टू बी बेटर। आपका मार्केटिंग प्लान कॉम्पिटिटर्स के बराबर नहीं हो सकता। यू हैव टू बी बेटर देन देम। और इस किस मामले में बेटर होना है, ये सब मामलों में बेटर होना है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये तो मार्केटिंग मिक्स है। इसमें इवेंचुअली और चीज़ें जुड़ गई हैं जैसे कि प्रोसेस, पीपल
एंड सच थिंग्स जो कि मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड है, बट ये बेसिक है। सो यू हैव टू गेट द बेसिक्स राइट, और इस मामले में आपको बाकी अपने कॉम्पिटिटर से बेटर होना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कॉम्पिटिटर्स तक कैसे पहुंचेंगे। ट्रेडिशनल चैनल्स मार्केटिंग के, यस दे आर वेरी इफेक्टिव। आप किसी ऐसे होलसेलर को एक बड़ा मार्जिन देने की बात कर सकते हैं। कोई ऐसा होलसेलर है जिसके अंडर में 5,000 दुकानदार हो या 10,000 दुकानदार हो, या ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो जिसके अंडर में मतलब 2,000 से ज़्यादा या 10,000 से ज़्यादा होलसेलर्स हों। तो ऐसे लोगों को पकड़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका नेटवर्क है ऑलरेडी एस्टेब्लिश सालों से, उनको बेटर मार्जिन दे सकते हैं आप, ताकि वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करें। सो द थिंग इज, आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि मार्केटिंग प्लान क्या है आपका। काफ़ी अलग अलग कंपनीज ने काफ़ी इनोवेटिव तरीकों से मार्केटिंग की है। काफ़ी सारे बैंक्स आजकल फ़ोन के ज़रिए मार्केटिंग कर रहे हैं कि लोग अपना खाता हमारे बैंक में खुलवाएं, इसलिए आपको कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं। काफ़ी सारी कंपनियों ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया। फेसबुक आपके बारे में बहुत जानकारी जानती है, आप किस एज ग्रुप में हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, बहुत आपके पूरी पर्सनैलिटी की प्रोफाइल फेसबुक ने बना रखी है। तो ऐड के ज़रिए आपको टारगेट किया जा सकता है कि ये व्यक्ति इस तरह के एड्स देखकर हो सकता है ये प्रोडक्ट खरीद ले। तो काफ़ी सारी कंपनी आजकल फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कर रही है कि 1,500 रुपये दिए फेसबुक को और 750 लाइक्स आपको आपके पेज पर मिल जाएंगे। फिर आप उस पेज पे जो भी पोस्ट करें वो आपके कस्टमर्स देख सकते हैं। सो द थिंग इज, इस तरीके से पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान पहले से बना होना चाहिए जो कॉम्पिटिटर से बेटर हो, उससे वर्स नहीं होना चाहिए। और कई बार आपको मार्केटिंग रिसर्च करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। देन देर इज प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्लान। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यू शुड हैव कंक्रीट रीजंस कि आपका प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्लान आपको कैसे फ़ायदा देगा कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। यू सी, आप लेट एंटर कर रहे हैं एक बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, इस चीज़ को अपने फ़ायदे में ले सकते हैं आप। फ़ायदे में ऐसे ले सकते हैं कि ये देखो कि कॉम्पिटिटर्स ने क्या गलतियां की, उन पर रिसर्च करो। क्या उनने गलत जगह प्लांट ओपन कर लिया, क्या उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा बेटर है, या फिर उन्होंने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, किसी एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी को, या ऐसी जगह प्लांट खरीद लिया जहां वो एक्सपैंड ही नहीं कर सकते किसी भी डायरेक्शन में। तीनों तरफ या तो एग्रीकल्चरल खेत हैं या फिर किसी और की बिजनेस है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी गलतियां कर लेते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स। उन गलतियों को सुधारें, उनसे बेटर प्लान बनाएं, और ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्लान को बनाने के लिए। आपकी लोकेशन क्या है और उस लोकेशन के रीजंस क्या हैं, कारण क्या है कि आपने वो लोकेशन चुनी। लेआउट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इंटरनल लोकेशन है ऑब्जेक्ट्स की, ऑफिसेज की, बिल्डिंग्स की, एंड डिफरेंट अलग अलग सिचुएशंस जो कि मतलब सॉरी एलिमेंट्स जो कि एक फैक्ट्री या वर्क प्लेस के अंदर होते हैं। देन देर इज कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, ये पहले ही बता हम डिस्कस कर चुके हैं। फीजेबिलिटी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फीजेबल रहेगा या नहीं। हियर वी आर गोइंग इनटू द डिटेल्स, एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी पड़ेगी एंड सो ऑन। सो हियर यू आर बेसिकली मेकिंग अ प्लान, और प्लान में देयर आर नॉट मल्टीपल चॉइसेस, चॉइसेस है इन ऑर्डर वाइज कि ठीक है पहले हम कोशिश करेंगे ए मशीनरी खरीदने की, अगर ए नहीं मिलता है तो हम बी की तरफ जाएंगे। सो दिस इज अ प्लान, नॉट एग्जैक्टली ए फीजिबिलिटी स्टडी। प्लान में यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि हम ये करेंगे। फीजिबिलिटी में आप सिर्फ ये देखते हैं कि इज इट पॉसिबल, इज इट फीजेबल और नॉट। फीजेबल का मतलब ही है पॉसिबल प्लस बेनिफिशियल, दोनों चीजें होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकल।
फोर्थ इज लिस्ट ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी आपके सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, इफ पॉसिबल उनकी लिस्ट, एंड यू शुड हैव अ प्री कॉन्टैक्ट विद देम कि क्या वो इस आइडिया को लेकर ओपन माइंडेड है कि वो हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकें या नहीं. देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, quality management, and production scheduling. Production scheduling is when will you produce, how much will you produce, and so on. Then capacity management, plant की capacity किस तरीके से expand करनी होगी. Should you purchase a big plant right away, या फिर आपको एक छोटे प्लांट के साथ शुरुआत करनी है, ये सोचना ज़रूरी है. दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, किस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप ये पता लगाएंगे कि कब रीऑर्डर करने का टाइम है किसी कॉमोडिटी रॉ मटेरियल को, वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे प्रोसेस मूव करेगी, ये सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है. एंड ऑब्वियसली द सॉफ्टवेयर. और अगर एक्सपेंशन करेगी बिजनेस, आपकी बिजनेस, तो कौन से चेंजेस इन सब में होने जा रहे हैं, ये भी आपके प्रोडक्शन प्लान में होना चाहिए. दैट मीन्स अक्सर आपको ऐसी खुली जगह चुननी चाहिए जहां आपको भविष्य में ज़मीन खरीदनी पड़े तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए. बट दिस इज जस्ट सजेस्टिव. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. वी कांट रियली जनरलाइज फॉर एवरी सिचुएशन. ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो ओनरशिप की टाइप को डिफाइन करता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी. क्या आपकी सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी? अगर आपकी ट्रेडिंग का ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी कंपनी से खरीदेंगे और जनता को बेचेंगे, तो यू कैन कीप इट सोल प्रोप्राइटरशिप. और पार्टनरशिप, ये दोनों लगभग सेम है, एक्सेप्ट कि पार्टनरशिप में यू हैव मोर रिसोर्सेज ड्यू टू मोर पीपल and more human resources also, managerial resources basically. और you can opt for a company. अगर आपके operations इस तरह के हैं कि कंपनी की नीड नेसेसरी हो, तो you can have a company. It can be private limited or it can be public limited. Public limited is not government. Public limited is जिसके शेयर, जिसकी ओनरशिप ट्रेडेबल हो. एंड ऑब्वियसली अनलिमिटेड कंपनी आप कोई भी नहीं है. ऑल कंपनीज आर लिमिटेड, मीन्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड ऑफ द एक्सटर्नल क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, उन सब की ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है. ओनर डज नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सो द थिंग इज प्राइवेट और पब्लिक भी एक चॉइस है. या फिर इन सम रेयर केसेस यू माइट ऑप्ट फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट वो थोड़ा रेयर केस है. और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने मैनेजर्स होंगे टॉप लेवल पे, उनके ऊपर डायरेक्टर्स होंगे या नहीं, या फिर डायरेक्टर्स ही मैनेजर्स का वर्क करेंगे, या फिर किस तरीके से पावर और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप चलेगी पूरी संस्था में. दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये लाइन स्ट्रक्चर हो सकता है, लाइन एंड स्टाफ हो सकता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है, कमिटी स्ट्रक्चर हो सकता है, जो कि आजकल उतना फेमस नहीं है, उतना नहीं चलता. सो इस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान बना दिया. और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स, कौन लोग होंगे, वो कौन, नॉट एग्जैक्टली कौन लोग, बट कौन सी पोजीशंस होंगी. लोग तो आप बाद में डिसाइड करेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू मेक पोजीशंस, देन यू हैव टू कम विद द फाइनेंशियल प्लान. जो कुछ भी आपने फीजिबिलिटी में स्टडी किया, उसी को ही बेसिकली आपको एक फाइनली एक प्लान बनाना पड़ेगा जो बाकी प्लान्स के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्शन प्लान कुछ और कह रहा है और आपका फाइनेंशियल प्लान कुछ और कह रहा है. इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द रेस्ट ऑफ द प्लान्ड थिंग्स. तो फाइनेंशियल प्लान आपको बताएगा कि किस तरीके से आपके जो कैश फ्लोज हैं प्रोजेक्टेड, वो कैसे होंगे, इनकम कैसे होगी, कब इनकम होना स्टार्ट हो पाएगा. देन ऑब्वियसली द प्रोजेक्टेड रेशियोज,
depending on the various assets and liabilities and proposed elements of the financial plan, projected balance sheet, ये सब आप फाइनली क्रिएट करेंगे सो दैट यू हैव अ प्लान रेडी. फोर्थ पॉइंट इज यू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है उससे उसमें सारी जानकारी इंक्लूड करके आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट और रन करना है. एंड फाइनली द फिफ्थ पॉइंट इज इवैल्यूएशंस, कंट्रोल एंड रिव्यू. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस प्रोजेक्ट के साथ, हो सकता है इस प्रोजेक्ट को लागू होने में 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 साल भी लग सकते हैं. इफ यू आर रियली एमिंग बिग, तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक द एनवायरमेंट फॉर चेंजेस कि एनवायरमेंट में क्या बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव को देखते हुए आपको कॉन्स्टेंटली अपने प्लान को इवैल्यूएट करना पड़ेगा. यू हैव टू मेक चेंजेस, कंट्रोल करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है कि नहीं. कंट्रोल इज बेसिकली चेकिंग कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं. एंड देन यू हैव टू फाइनली रिव्यू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम कि जो प्लान मैंने 1 साल पहले बनाया था क्या वो आज मुझे हेल्प करेगा या नहीं. ये कुछ अलग अलग बेनिफिट्स हैं बिजनेस प्लानिंग के. द फर्स्ट बेनिफिट इज यू स्टे ऑन योर स्ट्रैटेजी. आप अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक कर पाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि आप स्वे हो जाएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस. कई बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रैटेजी से भटक जाते हैं. दैट शुड नॉट हैपन. यू हैव टू स्टे ऑन स्ट्रैटेजी. इसलिए बिजनेस प्लान पहले से बनाना एक अच्छी यू कैन से पॉलिसी है. द सेकेंड पॉइंट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स विल बी क्लियर. हर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर अलग अलग होते हैं. कुछ बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, मार्केट शेयर हो या नहीं हो, हमें बस अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देना है, दैट्स ऑल, ओनली मनी. या फिर आपके और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जैसे कि सेल्स इंपॉर्टेंट, सेल्स इतनी हाई करनी है कि मार्केट शेयर बन जाए हमारा. एंड यू एम फॉर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कि लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाए. या फिर आप किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी संस्था का नाम भी आप उस व्यक्ति के नाम पर रखते हैं जैसे कि लाला कमलापत सिंघानिया इंस्टीट्यूट या फिर यू कैन से प्राइवेट लिमिटेड. इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर रहते हैं व्हेन यू मेक अ बिजनेस प्लानिंग. द थर्ड पॉइंट इज एजुकेटेड गेसेस आपकी अच्छी रहती हैं. दैट मीन्स यू हैव योर प्लान रेडी कि एग्जैक्टली मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और जब उस एक्सपेक्टेशन से कुछ डिफरेंट होता है तो यू मे मॉडिफाई योर प्लान. बट द थिंग इज आपकी एजुकेटेड गेसेस जो है वो बेटर होती हैं. अंदाजे जब आपको लगाने पड़ते हैं वो बेटर हो सकते हैं. नोट कीजिएगा बिजनेस की कभी भी 100% यू कैन से प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रह सकती. ना बिजनेस की इंश्योरेंस होती है कि अगर मुझे नुकसान हो जाए, मुझे घाटा हो जाए, तो मुझे कोई कंपनी इंश्योरेंस क्लेम दे दे. नहीं, बिजनेस में यू हैव टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेक एजम्पशंस. कुछ बातें हैं जो मान के चलते हैं आप हर बिजनेस में कि ठीक है, आई होप ऐसा हो जाए. दीज आर एजुकेटेड गेसेस. फोर्थ पॉइंट इज प्रायोरिटीज. जो प्राथमिकताएं हैं बिजनेस की वो आपको वो ज्यादा सेंस बनाएंगी, मतलब वो ज्यादा लॉजिकल लगेंगी आपको. इन अदर वर्ड्स, जो भी आपकी जो प्रायोरिटीज हैं उस बिजनेस को लेकर, कि आपके एग्जैक्टली बिजनेस को लेकर क्या ऑब्जेक्टिव्स या प्रायोरिटीज हैं, किन बातों पर ज़्यादा जोर देना है, ये आपको पहले से आप प्लान करके रखेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड, यू कैन से
you will be able to understand them better. और कैसे अचीव करना है, that you can do only if you understand them better. आप इंटरडिपेंडेंसीज अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ये भी बिजनेस प्लान का एक बेनिफिट है। एक प्लांट लिया, उसकी जगह दूसरा प्लांट चूज किया कि चलो इसको छोड़ो दूसरे को ले लो, उसकी कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगी, और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के साथ उसके कुछ ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं कि दूसरी मशीन को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स जो हैं वो हो सकता है अलग हो। आपको एक्सपीरियंस लोग चाहिए होंगे जो कि किसी टेक्नोलॉजी या मशीन पर वर्क कर सके। तो इंटरडिपेंडेंसीज रहती हैं हर प्लान की एक दूसरे प्लान पर। बिजनेस प्लानिंग में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर एज एंटरप्रेन्योर। आप बेहतर समझ पाएंगे कि एक चीज दूसरे पर क्या असर डालती है। द सिक्स्थ पॉइंट इज, जो माइलस्टोन्स होंगे वो आपको ट्रैक पर रखेंगे कि आप कितना प्रोग्रेस कर चुके हो। बिना बिजनेस प्लानिंग के आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि आपका प्रक्रिया कितनी परसेंट हो चुकी है। क्या वो 10% हो चुकी है, क्या वो 50% हो चुकी है, नहीं बता पाओगे आप। बट अगर आप बिजनेस प्लानिंग के साथ जा रहे हो, आपने प्लान कर लिया कि ठीक है मैं सबसे पहले रजिस्ट्रार से अपनी बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन करवाऊंगा, इससे मेरी 10% प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस तरह के माइलस्टोन्स आपको ट्रैक पर रखते हैं, आपको पता रहता है कि एग्जैक्टली कितनी प्रोग्रेस है और कितनी प्रोग्रेस करना बाकी है। दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड। देन सेवेंथ पॉइंट इज, आप दूसरों को अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटर डेलीगेट कर पाएंगे कि इस व्यक्ति को मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तुम ये वर्क करना, उस वर्क के लिए आपको इतनी अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, तो ये अथॉरिटी मेरी तरफ से है, आपको आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है मार्केटिंग के फैसले लेने से पहले। तो इस तरीके से आप बेटर डेलीगेट कर पाएंगे क्योंकि आपको पता रहेगा क्या क्या टास्क्स हैं जो आपको बिजनेस में करनी है। यू नो, बिजनेस प्लान रहेगा तो आपको पता रहेगा करना क्या है। अक्सर इस चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है, लोग सोचते हैं करना क्या है। तो बेटर है कि प्लान पहले से हो। एंड ऑब्वियसली टीम मेंबर्स को मैनेज करना और रिजल्ट्स को ट्रैक करना आसान हो जाता है जब आपकी बिजनेस प्लान रेडी हो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि प्लान से कितना डेविएशन हुआ है, प्लान से हमने कितना अलग किया है। सो द थिंग इज, यू विल बी बेटर एबल टू मैनेज टीम मेंबर्स। कैश फ्लो को आप बेटर मैनेज कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी वक्त कि आपने जो प्लान बना, आपने मन में जो सोचा ऑपरेशंस आपके लिए बहुत प्रॉफिट लाएंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया कि संस्था में कैश ही जीरो हो गया, हर जगह खर्चे हो रहे थे, सेल्समैन भी पैसे ले रहे थे, उन्होंने भी अपने सेल्स एक्सपेंसेस कवर कर लिए, उसके अलावा मशीनों में भी पैसा जा रहा था, और आप कैश फ्लो मैनेज ही नहीं कर पाए। इन द एंड आपको एक लोन लेना पड़ गया मार्केट से, शॉर्ट टर्म लोन, सिर्फ कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। नोट कीजिएगा कि कैश फ्लो प्रॉफिट से डिफरेंट है। कई बार ऐसा हो सकता है आप प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन आपका कैश फ्लो यू कैन से बहुत डेंजरसली क्लोज टू जीरो आ गया है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि कैश तो बहुत है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा। कैश एंड प्रॉफिट्स आर डिफरेंट। तो आपको कैश फ्लो मैनेज करना भी बेटर हो जाएगा जब आप बिजनेस प्लानिंग करते हैं। तो आपको पता रहेगा कि इस वक्त ये मशीनरी पे खर्चा होगा, इस वक्त रॉ मटेरियल पे खर्चा होगा, इस वक्त सेल्स स्टाफ पे खर्चा होगा, शुरुआत में हमें इतने पैसे चाहिए, फिर जब माल बिकेगा तो इतना पैसा आएगा, वो भी तो कैश फ्लो में कैलकुलेट किया जाएगा। या फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि माल बेचने में पैसा लेट आए, मान लो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल बेच रहे हो, तो अक्सर वो लोग उधारी पे काम करते हैं कि जब कस्टमर पैसा देगा तब मैं कंपनी को पैसा दूंगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कह सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वक्त वक्त पर करेक्शंस होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस को फ्लॉप होने से रोकते हैं।
यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, आगे बढ़कर एक्शन लेना है, रिएक्टिव नहीं कि कुछ हो जाए तभी आप एक्शन लोगे, नहीं, आगे बढ़कर एक्शन लेना है आपको। और ये जो कोर्स करेक्शंस हैं, ये बिजनेस प्लान हो तो यू विल बी एबल टू बेटर डू देम। नहीं तो क्या होता है, बिजनेस प्लान नहीं होता तो आप बिजनेस की एसेंशियल चीज़ों पे ही आपका फोकस रहता है कि मुझे ज़रूरी चीज़ें क्या करनी है, एक्स्ट्रा छोड़ो, जो ज़रूरी क्या है वो क्या करना है। और जब बिजनेस प्लान रेडी हो तो ज़रूरी तो लिखा हुआ है, ज़रूरी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसे कंप्लीट करके आप फोर्स, यू कैन से कोर्स एक्शंस पे फोकस कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली do, this is why you basically do business planning. इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट should have some certain characteristics that we will understand in the next class. Okay students, thank you, wish you all the best.